नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी पटवारी की परीक्षाएं जो है वो आयोजित होने वाली हैं और उसके सिलेबस में हिंदी का जो पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने ये प्रयास किया है कि वीडियो के माध्यम से कुछ एमसीक्यू जो है वो आप तक पहुंचाया जाए। तो इसी के अंतर्गत हिंदी भाषा के एमसीक्यू को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए बिना देरी किए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, तो हम इस हिंदी के विषय को टॉपिक वाइज आगे बढ़ाएंगे। हर टॉपिक से कुछ क्वेश्चन लेंगे जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए उसमें से, और उसमें के एमसीक्यू जो है आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमने चयन किया है वो है वर्ण एवं वर्णमाला। वर्ण एवं वर्णमाला का जो पहला क्वेश्चन है वो है वर्णमाला किसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो याद रखिएगा, हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है वो वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम है। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? ठीक, आपको पता होगा कि अल्प प्राण वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जो जिनके उच्चारण में लगने वाले श्वास की मात्रा क्या होती है? कम होती है। और अगर हमारी वर्णमाला को देखा जाए तो हमारी वर्णमाला को कुछ इस तरीके से व्यवस्थित किया गया है कि एक अल्प प्राण वर्ण के बाद अगला वर्ण जो होगा वो क्या होता है? महाप्राण होता है, और महाप्राण के ठीक बाद वाला वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। इसीलिए जब हम क वर्ग की बात करते हैं तो क, ख, ग, घ और अंगा, ठीक है, इस तरीके से हम चलते हैं। तो पहला वर्ण यानी क, ग और अंगा ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। वहीं अगर देखें दूसरा वर्ण यानी ख और घ ये दोनों क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। इसी तरीके से हमारे स्पर्शी वर्णों का पूरा क्रम चलता है। च वर्ग में जाएंगे तो च, छ, ज, झ, इया यानी च, ज और इया ये क्या होते हैं? ये अल्प प्राण होते हैं। जबकि छ और झ ये क्या होते हैं? ये महाप्राण वर्ण होते हैं। ये एक व्यवस्था है, इसीलिए तो हमने पहले क्वेश्चन में देखा क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह जो है ये क्या कहलाता है? वर्णमाला। तो हमारी वर्णमाला इसी प्रकार से व्यवस्थित की गई है। ठीक, तो ऑप्शन में देखते हैं अ और आ, इसमें जहां पर बड़ी मात्रा होती है वो महाप्राण वर्ण होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक, क और ग, बिल्कुल क जो है और ग जो है अपने वर्ग के क्रमशः पहला और तीसरे वर्ण है, पहला वर्ण और तीसरा वर्ण, इसीलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को भी चेक करके देखते हैं। थ और ध, तो देखिए त, थ, द, ध, न, इसमें अगर आप चेक करोगे तो थ और ध हमको मिलता है। ठीक है, ऑप्शन में है आपके। ये दोनों क्या है? हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है, इसीलिए ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। वैसे ही फ और भ को चेक करेंगे आप, प, फ, ब, भ, म, तो देखिए फ जो है ये अपने वर्ग का दूसरा वर्ण है, जबकि भ चौथा वर्ण है। तो ये भी अल्प प्राण नहीं है बल्कि ये क्या है? महाप्राण वर्ण है। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? क और ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? देखिए, कंठ ध्वनियां बोलने का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थल कंठ हो। ठीक, हमारी वर्णमाला में वर्णों को उनके उच्चारण क्रम के हिसाब से व्यवस्थित किया गया है। ठीक, 5 फॉर्मूले बता रहा हूं आपको, अगर ये 5 फॉर्मूले आप याद करते हैं तो आप आसानी से किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थल पता कर सकते हैं। ठीक, पहला जो फॉर्मूला है वो है काह, याद करेंगे इसको। बोलने का मतलब क्या है? क वर्ग, ठीक है, यानी क, ख, ग, घ, अंगा ये सभी क वर्ग। ठीक, इसके अलावा आ और
आ, देखिए आ की मात्रा लगी है तो अ और आ लघु और दीर्घ समान जगह से ही उच्चारित होते हैं, है ना। तो अ और आ इन दोनों का उच्चारण स्थल भी कहां है? कंठ में है। हा का उच्चारण स्थल भी कंठ में है और विसर्ग का उच्चारण स्थल भी कहां है? कंठ में है। इसको आपको याद करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का उच्चारण स्थल। देखिए क वर्ग का उच्चारण स्थल होता है कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थल होता है ना, ये च है, ये प जैसा दिख रहा है, च है ये, ठीक। च वर्ग का उच्चारण स्थल होता है तालु, ट वर्ग का उच्चारण स्थल होता है मूर्धा, त वर्ग का उच्चारण स्थल होता है दंत और प वर्ग का उच्चारण स्थल होता है ओष्ठ, ठीक। तो अगर आपको ये पहला वर्ण याद है किस वर्ग का है तो इसी के आधार पर मैं आपको 5 फॉर्मूले बताने वाला हूं, जिसमें पहला फॉर्मूला क्या है? काह। काह का मतलब क वर्ग पूरा, आ और आ, हा और विसर्ग। दूसरा, अब देखो दूसरा हम आएंगे च वर्ग में। च वर्ग के लिए फॉर्मूला है चीयश, ठीक है। बोलने का मतलब च वर्ग पूरा, इसके अलावा छोटी ई और बड़ी ई, देखिए ई और ई है। इसके अलावा य और श, इन सभी का उच्चारण स्थल कहां पर है? इन सभी का उच्चारण स्थल है तालु में, ठीक। तीसरा फॉर्मूला है श्रिटर ऐसा, षटकोण का श, उस पर री की मात्रा ट और र। आप चाहें तो इसको ऐसा भी याद कर सकते हैं, श ऐसा, ठीक है। याद करने में थोड़ा सा कठिन हो जाएगा लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक। देखिए इसका बोलने का मतलब क्या है? पूरा ट वर्ग, इसके अलावा षटकोण का श और ऋषि का री और र वर्ण, इन सभी का उच्चारण स्थल कहां है? मूर्धा में है। इन सभी का उच्चारण स्थल कहां? मूर्धा में है। तो ये 3 फॉर्मूले आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद फिर अगला फॉर्मूला आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखिए अगला फॉर्मूला, देखो हमने यहां तक पढ़ा, ठीक है। कंठ वर्ण को देख लिया, तालव्य वर्णों को देख लिया, मूर्धन्य वर्णों को देख लिया। अब त वर्ग के लिए जो फॉर्मूला है वो है तसल, ठीक है। यानी त वर्ग पूरा, यानी त थ द ध न तक पूरा, ठीक। फिर सरोता का स और ल, ये वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? ये दंत्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। दांत से इनका उच्चारण होता है, जिह्वा जो है वो दांत को स्पर्श करती है इन वर्णों का उच्चारण करते समय, ठीक। अब लास्ट बचा हमारा ओष्ठ वर्ण, वो है प, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है पू, या आप चाहो तो इसको उप करके याद कर सकते हो, ठीक। ये उच्चारण स्थल क्या होगा? इसका ओष्ठ होगा, ठीक। प वर्ग पूरा और उ और बड़ा, ये कहां से उच्चारित होंगे? ओष्ठ से उच्चारित होंगे। अब 2 चीजें और बची आपकी, एक बच जाता है आपका ए और ऐ, इसके अलावा बच जाता है ओ और औ, ठीक। अगर आपके संधि की क्रिया क्लियर है तो आप इसको आसानी से बता सकते हो। कैसे? संधि की क्रिया में जब आप गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि आ और ई को मिलाने पर क्या बनता है? ए बनता है, ठीक है। अ का उच्चारण स्थल अगर आप देखेंगे तो आ का उच्चारण स्थल कहां दिखता है आपको? कंठ में, ठीक है। ई का उच्चारण स्थल आपको कहां दिखता है? ई का उच्चारण स्थल दिखता है आपको तालु में, ठीक। तो इस तरीके से जब आप दोनों को मिला रहे हैं तो बनने वाला वर्ण जो होगा ये कैसा होगा? कंठ तालव्य हो जाएगा, कंठ तालव्य वर्ण हो जाएगा। कौन? ए और ऐ दोनों, ठीक है। ऐ का निर्माण वृद्धि स्वर संधि में होता है और ए का निर्माण जो है वो गुण स्वर संधि में होता है। चलिए इसी प्रकार से जब ओ और औ की बात करें तो ओ का निर्माण आप देखेंगे आ धन
ऊ को मिलाएंगे तो बनता है ओ। ठीक, आ जो होता है ये कंठ से उच्चारित होता है, जबकि ऊ जो है ये ओष्ठ से उच्चारित होता है। इसीलिए बनने वाला जो ओ है ये कहां से उच्चारित होगा, इसको बोला जाएगा कंठोष्ठ वर्ण। कंठोष्ठ वर्ण, चूंकि लघु वर्ण कंठोष्ठ है तो इसका दीर्घ रूप भी क्या होता है, कंठोष्ठ हो जाता है। ठीक है, सेम यहां पर भी हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से याद करना है आपको। 5 फॉर्मूले आपको बताया मैंने, काह, चीयस, श्रिटर, फिर तसल और पू या उप। आपको क्वेश्चन किसका पूछा है, आपको क्वेश्चन पूछा है कंठ ध्वनि से। कंठ ध्वनि में कौन कौन आता है देख लो, क, आ, ह, विसर्ग। क वर्ग बोल रहा हूं, मतलब क वर्ग के जो 5 वर्ण है वो सब आएंगे, है ना, स्पर्शी वर्णों के अंतर्गत। तो क और ख, बिल्कुल यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, कंठ ध्वनि है ये। क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 क्या है, कंठ ध्वनि है। बाकी सबको अगर आप चेक करोगे तो य और र, देखो य तो आपको तालव्य में दिख रहा है तो ये तो ऐसे ही कट गया। च और ज, च आपको दिख रहा है तालु में, ये भी कट गया। ट जो होता है वो मूर्धन्य वर्ण होता है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका, क और ख। ये 5 फॉर्मूले आप इसकी प्रैक्टिस करके जाइए, एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म पूछता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नासिक्य वर्ण कौन सा है। नासिक्य वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनका थोड़ा सा उच्चारण नासिका की ओर जाता है। ठीक, ये नासिका की ओर जाने वाला उच्चारण कौन सा है, देखो हर वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है, क वर्ग का उच्चारण अंतिम वर्ण जो होता है वो अंगा होता है। इया, ण, न और म, ये 5 वर्ण क्या है, नासिक्य वर्ण है। ये 5 क्या है, नासिक्य वर्ण है। कंफ्यूज नहीं होंगे, एक वर्ण होता है अनुस्वार, ठीक है, और एक वर्ण होता है अनुनासिक। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, नासिक के वर्णों को आप अनुनासिक बोल सकते हैं, लेकिन अनुस्वार के अंतर्गत केवल अम आता है। ठीक है, अनुस्वार का मतलब होता है स्वरों के पीछे चलने वाला वर्ण, अनु यानी पीछे। ठीक है, तो स्वरों के पीछे कौन चलता है, अम चलता है। जब आप आ ई पढ़ते हैं तो जैसे ही आओ आया, आओ के ठीक बाद कौन सा वर्ण आता है, अम आता है। इसीलिए अम जो होता है इसको अनुस्वार बोलते हैं, जबकि अनुनासिक ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण नासिका की ओर जाता है। नासिका की ओर जाने वाले उच्चारणों में 5 वर्ण आते हैं हमारे यहाँ, अंगा, इया, ण, न और म। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, नासिक वर्ण कौन सा है, तो देखिए इन 5 में से कोई सा वर्ण है क्या, बिल्कुल है आपका इया। ठीक, श, ग, ज ये शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए मैंने बताया था, आ और ई को मिलाएंगे तो बनेगा क्या, ए बन जाएगा। आ का उच्चारण होता है कंठ से, ई का उच्चारण होता है तालु से, इसलिए जो ए बनता है ये कैसा बनता है, कंठ तालव्य वर्ण बनता है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको बस याद करना है ये 5 तो फॉर्मूले। ठीक है, अगला, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। ठीक, अयोगवाह कहा जाता है अम और अह को, दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, तो अम और अह जो है इनको अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। देखिए द्वित्व का मतलब यह होता है कि जहां पर एक ही वर्ण 2 बार आ जाए, एक बार आधा हो और एक बार पूरा हो। जैसे अगर मैं बोलूं शब्द उत्पन्न, तो यहां पर न वर्ण का क्या है, द्वित्व है। न आधा भी है और उसके ठीक बाद लगने वाला वर्ण न ही है और पूरा है। ठीक है, न जो है ये 1.5 बार आया है एक तरीके से बोला जाए तो। ठीक है, तो इसको बोला जाता है वर्ण का द्वित्व होना। तो वर्ण का द्वित्व क्या होता है, जहां पर एक ही वर्ण की पुनरुक्ति होती है व्यंजन रूप में। ठीक, तो यहां पर देखेंगे पुनः शब्द में द्वित्व है क्या, नहीं है। इलाहाबाद में भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। देखिए ल वर्ण का क्या है, यहां पर द्वित्व है। ठीक, यहां पर तो बहुत आसान से मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, वो इस प्रकार से ऑप्शन देगा आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, श, श, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ठीक,
तो याद रखिएगा जो श, श, स और ह वर्ण है इनको बोला जाता है संघर्षी वर्ण। ठीक है, संघर्षी वर्ण या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क, ग, ज और फ। आप कंफ्यूज मत होना, ज और ज के उच्चारण में फर्क होता है। ठीक है, इसी प्रकार क और क के उच्चारण में फर्क होता है। फ और फ के उच्चारण में अंतर होता है। ठीक है, इसी प्रकार ग और ग के उच्चारण में फर्क होता है। ये जो नीचे बिंदु लगा है इसके कारण उच्चारण जो है और अधिक गहरा हो जाता है। ये मूल हिंदी वर्णमाला में शामिल नहीं है, ये बाहरी भाषा से, है ना, अरबी फारसी भाषा से आए हुए उच्चारण है। आपको पता होगा भाषा एक दूसरे से प्रभावित होती है सांस्कृतिक संक्रमण के फलस्वरूप। तो जो ये जो चार वर्ण हैं ये कहां से आए हैं? अरबी फारसी वर्णों से आए हैं। ठीक, हाँ, तो ये देखिए ऑप्शन है अरबी फारसी वर्णों से ये आए हैं। ठीक, आपने सुना होगा ना फरिश्ता, फरिश्ता ऐसा शब्द, वहां पर फ देखोगे तो ऐसा रहेगा। खुदा, खुदा, खुदा नहीं होता, खुदा होता है। उच्चारण थोड़ा सा इस वर्ण पर क्या हो जाता है और ज्यादा गहरा हो जाता है। ठीक है, तो इसी को याद रखना है आपको कि ये किसके अंतर्गत कौन सी भाषा से आए हैं, वो अरबी फारसी भाषा से आए हैं। चलिए अगला है हिंदी शब्दकोश के क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो जब हिंदी की डिक्शनरी आप खोलेंगे तो जैसे अल्फाबेट होता है ना, हम इंग्लिश की डिक्शनरी देखोगे तो क्या होगा, ए होगा, है ना, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, ऐसे सीक्वेंस चलता है। वैसे ही जब आप हिंदी वर्णमाला हिंदी डिक्शनरी खोलते हैं तो हिंदी डिक्शनरी में क के बाद क्ष वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं। तो वही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदी शब्दकोश के क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो किसके बाद आता है? क के बाद आता है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है हमारा संज्ञा। ठीक है, उसके 10 क्वेश्चन हमने वर्णमाला के कर लिए हैं। अगला टॉपिक है हमारा संज्ञा। ठीक, संज्ञा आपको पता होगा परिभाषा, संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम को हम क्या बोलते हैं? आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, 5 प्रकार की संज्ञा होती है। ठीक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक। ठीक, ये 5 प्रकार की संज्ञा होती है। क्वेश्चन आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है तो सभा शब्द, भीड़ शब्द, कक्षा शब्द, ये तीनों क्या बता रहे हैं? समूह को बता रहे हैं। लेकिन दौड़ शब्द समूह को नहीं बता रहा है, समूह के बारे में थोड़ी बता रहा है। ठीक है, दौड़ शब्द जो है ये क्रिया है। ठीक है, दौड़ना क्रिया से बना हुआ शब्द है दौड़। ठीक, तो समूह में कौन है? सभा भी समूह है, भीड़ भी समूह है और कक्षा भी समूह है। लेकिन दौड़ शब्द जो है वो समूह नहीं है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलने का मतलब ऐसी संज्ञा जो द्रव्य के बारे में, पदार्थ के नाम को बताए। ठीक, तो ऑप्शन है आपके पास खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दूध। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूध। अब बोलेंगे सर मिठाई भी तो पदार्थ है, नहीं, लेकिन मिठाई जो है वो बनने के बाद की अवस्था है। आपने एक चीज सुना है, कच्चा पदार्थ, कोई वस्तु तब तक द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में उपस्थित रहती है जब तक वो कच्चे पदार्थ के रूप में है। लेकिन मिठाई शब्द जो है ये पकी हुई अवस्था है, इसीलिए वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगी। ये चला जाएगा किसमें? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, इसी प्रकार खटाई शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है। ठंड शब्द क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। ठंड शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक, चलो आंसर अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है? ऑप्शन है हरा, पतली, गहरा। तो हरा शब्द को अगर आप देखोगे तो ये क्या है? विशेषण है। किसी भी शब्द के साथ जब जुड़ेगा तो उसकी विशेषता बताएगा। जैसे हरा पेड़,
हरा खंभा, है ना। पतली शब्द भी क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। गहरा शब्द भी क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, गहरा जलाशय। ठीक है। सभा शब्द जो है ये बिल्कुल संज्ञा है। क्यों संज्ञा है, क्योंकि ये एक समूह को बता रहा है, समूह के नाम का बोध करा रहा है, इसलिए सभा शब्द क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? पहला ऑप्शन देखिए, अमीर, गरीब, समूह, मिठास। तो देखिए अमीर शब्द जो है ये विशेषता को बता रहा है। ठीक है। गरीब शब्द जो है ये भी विशेषता को बता रहा है, गरीब व्यक्ति। ठीक। समूह शब्द जो है, हाँ ये समूहवाचक संज्ञा है। मिठास शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल। लेकिन हमको क्या बोल रहा है, सभी शब्द भाववाचक संज्ञा होने चाहिए। अगर मैं अमीर का भाववाचक संज्ञा बनाना चाहूं तो अमीर का भाववाचक क्या बनेगा, अमीरी। गरीब शब्द का क्या बनेगा, गरीबी। ठीक है। गरीब शब्द को देखें तो ये विशेषण होने के साथ साथ स्वयं में जातिवाचक संज्ञा भी तो है। ठीक। अमीर शब्द स्वयं में जातिवाचक संज्ञा भी तो है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, सभी शब्द क्या होने चाहिए, भाववाचक संज्ञा होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन हो सकता है क्या, आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिए, जवानी। जवानी बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है। जवान शब्द जो है उससे जवानी भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक। खटास, खटास शब्द भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। पुस्तक, पुस्तक एक जातिवाचक शब्द है और गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में आते हैं, रसीला, बिल्कुल ये भाववाचक संज्ञा है ना। कड़वाहट ये भी भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा ये भी भाववाचक संज्ञा है और उन्नति भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चौथे वाले को चेक करोगे, है ना, तो इसमें आपको मिलेगा एक शब्द सूर्य। सूर्य शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, न कि भाववाचक संज्ञा, ये व्यक्तिवाचक है। ठीक। हालांकि धैर्य, चालाकी और उदासी भाववाचक है, लेकिन सूर्य शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक। और अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, सभी शब्द क्या होने चाहिए, भाववाचक होने चाहिए। तो आपको एक एक शब्द को चेक करना पड़ेगा। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय एक जाति को बताता है ना। गाय शब्द एक जाति को इंगित करता है, इसीलिए ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक। बहुत आसान सा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो दिल्ली क्या है, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है। मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्ति विशेष का नाम है। बीमारी शब्द जो है ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे जो संज्ञा बनेगी वो कौन सी बनेगी, बीमार। ठीक है। तो व्यक्ति बीमार क्यों है, कौन सा भाव निहित है, बीमार होने में बीमारी का भाव निहित है, इसलिए यहां पर भाववाचक संज्ञा क्या है, बीमारी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, या राज्यपाल कौन सी संज्ञा का शब्द है? तो राज्यपाल शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा होता है, याद रखना। ठीक है। जितने भी पदों के नाम होते हैं, पदों के नाम सब क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा क्या है इसमें, मित्रता भाववाचक संज्ञा है। ठीक। भारत शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हमारे देश विशेष का नाम है ये। ठीक। लड़का शब्द क्या है, ये जातिवाचक शब्द है। पेड़ शब्द भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। आपका आंसर क्या है, यहां पर भाववाचक संज्ञा पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, मित्रता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कौन सी संज्ञा है, बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बुढ़ापा, जवानी, बचपन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा आपको पूछ रहा है, तो भारत शब्द तो व्यक्तिवाचक है, देश शब्द
जातिवाचक है, पेड़ शब्द जातिवाचक है, समूहवाचक कौन सा है? समिति है, क्योंकि समिति एक से गठित नहीं हो सकती, समिति में एक से अधिक लोग होते हैं। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा? समिति। चलिए अगला टॉपिक है लिंग और वचन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक, पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका वाक्य बनाकर पहचाने, वाक्य बनाकर पहचानो, और दूसरा होता है उसके शब्द के सामने आप संबंधवाचक कारक लगाकर देखा जाए। ठीक है, ये दो तरीकों से आप आसानी से पहचान सकते हो। ठीक, जैसे वाक्य है, जैसे अगर मैं वाक्य की बात करूं तो वाक्य जब आप बनाएंगे, है ना, लिंग पहचानने के लिए, तो वहां पर हमेशा उस शब्द को कर्ता के रूप में रखना होगा, तब आपको उस शब्द का सही लिंग पता चल जाएगा। ठीक है, वो कौन से लिंग का है पता चल जाएगा आपको। जैसे मैं बोलूं गंगा शब्द, ठीक है, गंगा शब्द का लिंग पता करना, तो क्या होगा? गंगा हिमालय से निकलती है। देखिए यहां पर चूंकि ती है आया, मतलब ये कैसा शब्द है? ये शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन यहीं पर मैं बोलूं मोहन घर से निकलता है, तो ता है आया, मतलब ये शब्द क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। ऐसे आप पहला तरीका है पहचानने का, आप ऐसे पहचान सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? संबंधवाचक कारक लगा करके देखिए। जैसे मैं आपको बोला कुर्सी, कुर्सी शब्द का लिंग पता करना है, तो क्या होता है? मेरा कुर्सी होता है कि मेरी कुर्सी? संबंधवाचक कारक आप इसी प्रकार से तो लगाओगे। ठीक है, ये संबंधवाचक कारक है। जब आप कारक रचना पढ़ते हो, कर्ता ने कर्म को करण से, तो उसमें 6वें नंबर का आता है कौन सा? संबंधवाचक कारक। संबंधवाचक कारक का चिन्ह क्या होता है? या तो का के की होगा, या अगर उत्तम पुरुष में जाएंगे तो रा रे री होगा। ठीक है, मेरा मेरे मेरी, हमारा हमारे हमारी, इसका इसके इसकी, उसका उसके उसकी, यही लगा करके देखना है आपको। इसकी कुर्सी होता है, इसका कुर्सी नहीं होता। ठीक, तो ऐसे ही जब आप इन शब्दों को पहचानेंगे, ठीक, तो कैसे निकलेगा शब्द? जैसे दया, दया की जाती है कि दया किया जाता है? दया की जाती है। ठीक है, गरीबों पर दया की जाती है, मतलब ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता भाई। ठीक, माया, माया, ठीक है, माया शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। क्यों स्त्रीलिंग है? ठीक है, माया लोगों को मोह से बांधती है। ठीक है, माया लोगों को मोह से बांधती है, यही तो बोलते हो आप। तो ती है आया, मतलब क्या हो जाएगा? ये शब्द भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुल्लिंग पूछा है आपको। भाषा, कोई भी भाषा बोली जाती है, कोई भी भाषा बोला नहीं जाता। ठीक, तो भाषा शब्द भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आभार प्रकट किया जाता है, मतलब आपका आंसर क्या हो गया? आभार। आभार शब्द क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। ठीक, तो ये दो तरीके अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका आंसर मिल जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, कष्ट, क्षमा, सेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आशा की जाती है, क्षमा की जाती है, सेना आती है या जाती है, लेकिन कष्ट सहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द कष्ट। ठीक है, कष्ट शब्द क्या है? पुल्लिंग है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब देखिए आपको क्या पूछ रहा है? स्त्रीलिंग पूछ रहा है। विवाद, सार, रूप, आय। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आय। आप कोशिश करिए सबसे वाक्य बनाने की। ठीक है, विवाद उत्पन्न होता है, सार निकलता है, ठीक है, रूप दिखता है ना, रूप दिखता है, हमें व्यक्ति का रूप दिखता है, या प्याज का सार, ठीक है, या टमाटर का सार मिलता है, विवाद उत्पन्न होता है।
तो ता है आ रहा है, इन तीनों से जब आप वाक्य बना रहे हैं तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा आपका आय, क्योंकि आय अर्जित की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। भील का स्त्रीलिंग शब्द होता है भीलनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सलाद, सनक, सारस, सलाम। तो इसका सही आंसर होगा सनक। सनक पैदा होती है, ठीक है। सलाम किया जाता है, सारस मछली खाता है, ठीक, और सलाद बनाया जाता है। आंसर क्या होगा इसका आपका सनक, ठीक। सनक शब्द क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है पुल्लिंग वाचक शब्द छाटिए। तो पुल्लिंग वाचक शब्द छाटना है आपको। कैमरा, पायल, प्लेट और तलवार, ठीक। तो कैमरा लिया जाता है, ठीक है। कैमरा ली जाती है क्या? नहीं, कैमरा लिया जाता है। पायल बजती है, ठीक। प्लेट गिरती है या प्लेट लगाई जाती है। आप जब खाना खाते हैं तो क्या होता है? प्लेट लगाई जाती है। और तलवार चलाया जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे जैसे प्राण, जैसे दाम, ठीक है, जैसे केश, जैसे आंसू, ठीक है। इस प्रकार के जो शब्द है वो हमेशा किस में प्रयोग होते हैं? बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द आपको पूछ रहा है ना। तो इसको पहचानने का सबसे पहला तरीका तो ये याद रखना, जिन शब्दों के अंत में त्र होता है ना वो ऐसे ही पुल्लिंग हो जाते हैं। चित्र, पत्र, नेत्र, ये सारे शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ये आपका आंसर है नेत्र। आप चाहो तो यहां से वाक्य बना करके भी देख सकते हो, है ना। दया की जाती है, प्रार्थना की जाती है, वायु बहती है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? देखिए हमारी हिंदी में वैसे तो लिंग के केवल दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हमको उभयलिंगी शब्दों के अंतर्गत डालना पड़ता है, ठीक। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, है ना। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो उभयलिंगी शब्दों के अंतर्गत आते हैं, ठीक। चलिए तो ये देखें आंसर आपका मिल गया, डॉक्टर। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द हो सकता है विदुषी, यानी विद्वान शब्द पुल्लिंग है और विदुषी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार अभिनेत्री का पुल्लिंग शब्द हो सकता है अभिनेता। गायक का गायिका, यानी ये शब्द जो है वो पुल्लिंग में है या फिर स्त्रीलिंग में है। उभयलिंगी शब्द है क्या? नहीं। डॉक्टर का स्त्रीलिंग शब्द कुछ होता है क्या? या डॉक्टर का पुल्लिंग शब्द में आपको बदलने बोले तो आप बदल सकते हैं क्या? नहीं बदला जा सकता। इसीलिए ये शब्द क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी शब्द कहलाते हैं, ठीक। डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, इस प्रकार के शब्द इसमें आते हैं। अगला क्रिया है। क्रिया क्या है? क्रिया एक विकारी शब्द होता है, याद रखिएगा, ठीक। शब्द के 8 प्रकार होते हैं। पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा क्रिया विशेषण, छठा संबंधवाचक, सातवां समुच्चयवाचक और आठवां विस्मयादि बोधक, ठीक। तो इसमें शुरू के जो 4 हैं ये चारों क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। जबकि बाद के जो 4 हैं ये चारों क्या होते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनको ही अव्यय भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अव्यय भी कहा जाता है, ठीक। तो क्रिया किसके अंतर्गत आता है? विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब आते हैं तत्सम तद्भव वाले टॉपिक में, है ना। तो तत्सम तद्भव में पहला क्वेश्चन है, बारात का तत्सम रूप क्या है? बारात का तत्सम रूप याद रखिएगा होता है वर यात्रा, ठीक है। जो
बदल के क्या हो गया है, बारात हो गया है। ठीक है, इसका तत्सम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, है ना। अगला, मिट्टी का तत्सम रूप क्या है। ठीक है, मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है, तो मिट्टी को बोला जाता है संस्कृत में मृत्तिका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये शब्द सुना होगा आपने, मृत्तिका शिल्प। हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में और सरगुजा क्षेत्र में किया जाता है मृत्तिका शिल्प, है ना। चल अगला, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। उलूक, कूप, ओझा या पुस्तक। तो इसमें से तद्भव शब्द है ओझा, जिसका तत्सम रूप होता है उपाध्याय। ठीक है, तत्सम रूप क्या हो जाता है, उपाध्याय। चल अगला क्वेश्चन, अखरोट का तत्सम रूप क्या है। अखरोट का तत्सम रूप होता है अक्षोट, ऐसा, ये आपका आंसर हो जाएगा, अक्षोट। पक्ष का तद्भव रूप क्या है। पक्ष का तद्भव रूप होता है पंख। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। पहला है विश्लेषण, बिल्कुल सही है, विश्लेषण। ठीक, दूसरा ज्योत्सना, बिल्कुल सही है, ज्योत्सना ऐसे ही लिखा जाता है। तीसरा प्रदर्शिनी, गलत, प्रदर्शनी होता है ऐसा। ठीक, अनधिकार, बिल्कुल सही है। ठीक है, अनाधिकार नहीं होता, याद रखना। कुछ लोग बोलते हैं अनाधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार नहीं होता भाई, है ना। होता क्या है, अनधिकार। अन उपसर्ग है, न के नीचे हलंत है, और अधिकार शब्द से जब आप जोड़ेंगे तो ना और आ मिल करके ना बनाते हैं, ना कि ना। ठीक, तो शब्द क्या बन जाता है, अनधिकार, ऐसा। ठीक, यहां आपको क्या पूछा है, गलत शब्द पूछा है, अशुद्ध शब्द। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रदर्शिनी। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। कुमुदनी नहीं होता, कुमुदिनी बिल्कुल सही है ना। क्या होता है, क में छोटा उ, म में छोटा उ, द में छोटी ई और न में बड़ी ई, याद रखिएगा इसको। ठीक, कुमुदनी गलत लिखा है, कुमुदनी, मुदनी गलत लिखा है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको पूछ रहा है, तो देखो, हिरण्यकश्यपु गलत लिखा है, हिरण्यकश्यप भी नहीं होता है, हिरण्यकश्यप नहीं होता है। क्या किया है, शक्कर के श को सरोता के समय बदल दिया है, ऐसा नहीं होता। सही उच्चारण क्या होता है इसका, हिरण्यकशिपु, याद रखिएगा इसको, हिरण्यकशिपु, ये सही शब्द है। अगला, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। पहला है द्वारका, दूसरा है पूज्यानिया, तीसरा है अंतर्ध्यान और चौथा है अहिल्यीय। ठीक, तो पूज्यानिया गलत है, अगर पूजनीय लिखना होता तो ऐसा लिखता, पूजनीय लिखता या पूज्य लिखता, दोनों में से कोई एक लिखता। ठीक है, पूज्यनीया गलत शब्द है। अहिल्या, असल में ये अहल्या होता है। ठीक है, अंतर्धान, मैंने बताया आपको अंतर्धान कैसे लिखते हैं, अंतर्धान ऐसे लिखा जाता है, तो ये शब्द भी क्या हो गया, गलत हो गया। द्वारका शब्द बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको अशुद्धि में ये शब्द ऐसा मिलता है, द्वारिका, हमारे उच्चारण में द्वारिका ही आ गया, लेकिन असल में इसका उच्चारण क्या है, द्वारका होना चाहिए, ये सही शब्द होता है। ठीक, तो ये थे हिंदी के कुछ टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।